morning friend, welcome to you all in my channel डॉक्टर अंशुमान सुमन। तो हम लोग कल तक जो पढ़े थे अलीवर्दी खां तक पढ़े थे और अलीवर्दी खां ने जो अपना उत्तराधिकार अपने जीवन काल में ही सिराजुद्दौला को बना दिया था। तो इसीलिए अगला जो नवाब होगा वो सिराजुद्दौला होगा। आप देख सकते हैं कि हमने सिराजुद्दौला को अगला नवाब के रूप में लिखा है और सिराजुद्दौला का आप टाइम पीरियड देखिए 1756 से 1757, मात्र एक साल। और आप समझ सकते हैं कि 1756 से लेकर के 1757 तक में कई बड़ी घटना घटी। हम यह कहें कि यह इसके समय में तो एक निर्णायक मोड़ ही हो गया भारत के लिए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं सिराजुद्दौला का ये जो समयावधि है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसको जरा फोकस करके अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे और काफ़ी सारे फैक्ट भी मिलेंगे जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में, मेंस में, पीटी इत्यादि में पूछे जाते हैं। उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जान गए कि अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और अब देखिए सर, उत्तराधिकारी अब अगला नवाब बन गया। लेकिन क्या यह उत्तराधिकार सर्वमान्य था? बिल्कुल नहीं। यह उत्तराधिकार पर कई प्रश्न चिन्ह थे और इसलिए इसका विरोध भी हुआ। तो आप देखिए इसके 3 विरोधी थे। जिस समय ये नवाब बना तो इसके 3 विरोधी सामने उभर कर आया, जिसको प्रतिद्वंदी बोलते हैं। यह 3 प्रतिद्वंदी कौन कौन थे? किसका प्रतिद्वंदी? सिराजुद्दौला का, कि वो नवाब पद का हकदार नहीं हो सकता, उसके लिए वो विरोध कर रहा था। एक तो शौकत जंग भी उसका विरोध कर रहा था। शौकत जंग कोई दूसरा नहीं, उसका खुद का मौसेरा भाई था, जो उस समय पूर्णिया का गवर्नर था। बिहार में पूर्णिया है, उसका गवर्नर था कौन? शौकत जंग, जो उसका खुद का मौसेरा भाई था, वो विरोध कर रहा था। दूसरा कौन विरोध कर रहा था? घसीटी बेगम। घसीटी बेगम कौन था? घसीटी बेगम जो था अलीवर्दी खां का बेटी और शौकत जंग की माँ था, जो कि सिराजुद्दौला के नवाब बनने का विरोध कर रहा था। तो 2 तो हो गया माँ बेटा, और तीसरा जो विरोध करने वाला था वो तो अंग्रेज था। ये दोनों का विरोध करना तो समझ में आता है, क्योंकि उसको अपना नवाब का पद लेना था। लेकिन इसका विरोध करना एक समझ की बात है। ये इसलिए विरोध करना चाह रहा था सिराजुद्दौला का कि सिराजुद्दौला एक स्वाभिमानी व्यक्ति था और किसी भी हालत में अंग्रेजों की मनमानी को वो नहीं सहता। इसीलिए सिराजुद्दौला का अंग्रेज समर्थन नहीं कर रहा था। तो आप लोग देख लिए कि 3 प्रतिद्वंदी थे इसके। एक तो शौकत जंग, दूसरा घसीटी बेगम, शौकत जंग की माँ, और तीसरा औरंगजेब। तो प्रतिद्वंदी इसका हम समझ गए। अब जैसे ही कौन सिराजुद्दौला नवाब की गद्दी पर बैठा, तो ये अपने आप को ये महसूस किया कि अंग्रेज इसका सम्मान यथा उचित ढंग से नहीं कर रहा है। आप इस बात को समझिए कि भले अंग्रेज बंगाल की धरती पर शक्तिशाली हो, व्यापारिक गतिविधि उसके हाथ में हो, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से या नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण से नवाब उसके ऊपर होता था। और जिस दिन नवाब का राज्यारोहण हो रहा था, उस दिन कोई भी अंग्रेज इसका स्वागत के लिए इसके समारोह में नहीं गया। तो इससे साफ पता चलता था कि अंग्रेज जो है इसका विरोध कर रहा है। और जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आदेश पारित किया। क्या क्या पारित किया है देखिए। पहला ये बात बोला कि जो भी आपने किला अभी तक यानी अलीवर्दी खां के आदेशानुसार से बनाए हैं वहां तक ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर कोई आप किला बनाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, या हम उसको ढा देंगे, खत्म कर देंगे। आप किला एडिशनल जो है फोर्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो ये मना कर दिया, एक आदेश जारी कर दिया। कौन? सिराजुद्दौला। किसके अगेंस्ट में? अंग्रेजों के विरुद्ध में। और दूसरा बात क्या कहा? चूंकि अंग्रेज शौकत जंग का नवाबी का समर्थन कर रहा था, इसलिए अंग्रेज ने उसको बोला कि आप जो है शौकत जंग की नवाबी का समर्थन करना और उसको प्रोत्साहन देना बंद कीजिए, अन्यथा सिराजुद्दौला का सामना करना पड़ेगा। एक तो शौकत जंग और दूसरा कौन? उसका ही एक
मंत्री था राजबल्लभ, तो राजबल्लभ को भी अंग्रेज क्या करता था, संरक्षण देता था। राजबल्लभ कौन था, शौकत जंग का मंत्री था, दीवान था। तो अब देखिए सिराजुद्दौला ने आदेश में क्या पारित किया कि न तो आप शौकत जंग को और न तो राजबल्लभ को आप संरक्षण दीजिए, अन्यथा सिराजुद्दौला से सामना करना पड़ेगा। तो दो आदेश दिए थे अंग्रेजों को, लेकिन कोई भी आदेश अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं था। अर्थात अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला के आदेश को दरकिनार कर दिया। जब दरकिनार कर दिया तो स्वाभाविक बात है, नवाब जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है बंगाल प्रांत में, वो कुछ न कुछ कार्रवाई करता। तो देखिए उसका कार्रवाई, देखिए कार्रवाई प्रारंभ कर दिया। कौन, सिराजुद्दौला। किसके अगेंस्ट में, अंग्रेजों के अगेंस्ट में। पहला कार्रवाई क्या किया, 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला कासिम बाजार, जो कलकत्ता में ही है, कासिम बाजार पर आक्रमण किया और कासिम बाजार को जीतकर अपने कब्जे में ले लिया, जो कि पहले अंग्रेजों के व्यापार गतिविधि का केंद्र था। चूंकि अंग्रेज क्या है, इसके आदेश को नहीं माना था, इसलिए इन्होंने जवाबी कार्रवाई किया और कासिम बाजार को 4 जून 1756 को जीत लिया और अपने कब्जे में कर लिया। इतना सा से भी सिराजुद्दौला रुका नहीं। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और कलकत्ता पर आक्रमण करने के लिए भी ज्यादा समय नहीं लिया। मात्र 11 दिन के बाद, कासिम बाजार के बाद 11 दिन के बाद कलकत्ता पर आक्रमण किया। और कलकत्ता को आक्रमण करने के दौरान जो फोर्ट विलियम आप लोग जानते होंगे दोस्तों, 1700 ईस्वी में उसकी स्थापना किया गया था। और इसको फोर्ट विलियम को इन्होंने क्या किया, अपने कब्जे में कर लिया। किसने, सिराजुद्दौला ने। तो इस प्रकार से अब जवाबी कार्रवाई सिराजुद्दौला करना प्रारंभ किया और अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला का सामना करने में असमर्थ रहा। जब कलकत्ता पर वो आक्रमण किया सिराजुद्दौला अंग्रेजों पर, तो ये भाग करके अंग्रेज लोग फुल्टा द्वीप में जाकर शरण लिया। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, फुल्टा द्वीप जो है कलकत्ता के पास ही 30 से 35 माइल दूर जो है हुगली नदी पर ही फुल्टा द्वीप है, ठीक है। और एक फुल्टा द्वीप की चर्चा आपको उड़ीसा में मिलेगा, तो उससे आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये कलकत्ता के आसपास का फुल्टा द्वीप की बात करता है, वहां पे जाके सारे अंग्रेज शरण लिया। तो आप लोग समझ गए क्या कार्रवाई किया, कासिम बाजार को जीता, फिर कलकत्ता पर आक्रमण करके फोर्ट विलियम को जीता। अंग्रेज भाग करके कहाँ चले गए, फुल्टा द्वीप चले गए। अब जो है सिराजुद्दौला को लगा कि अब कलकत्ता में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां ये अपने सैन्य अधिकारी मानिक चंद को कलकत्ता का प्रशासन सौंप दिया और पुनः जो है सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चला गया, ठीक है। तो देखिए अब जो है अभी तक हम लोग देख लिए कि सिराजुद्दौला जो है जवाबी कार्रवाई में सिराजुद्दौला का पक्ष भारी रहा। सिराजुद्दौला क्या किया, मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी को लौट गया। इधर किसके हाथ में था, कलकत्ता का जवाबदेही, वो उसका सैन्य अधिकारी अमीन चंद के हाथ में था। और इसी मतलब 15 जून को वो युद्ध लड़ा गया था। और ये 20 जून की कहानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 जून की ये बात है कि 20 जून को ऐसा कहा जाता है कि एक हॉलवेल नामक अंग्रेज अधिकारी था, वो अपनी कहानी बताया है। वो क्या बताया है, वही कालकोठरी की घटना है। यानी कालकोठरी की घटना अभी तक भी हम लोग जो पढ़ते हैं हॉलवेल की कहे अनुसार पढ़ रहे हैं। इसमें कई प्रश्न चिन्ह है, हालांकि प्रश्न चिन्ह है, विद्वानों के अलग अलग मत भी है, लेकिन जो वो कहा है उसको हम समझे कि कालकोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना क्या थी। तो ये देखिए घटना थी कालकोठरी की घटना कि 18 गुना 10 फीट का एक कमरा था, 18 बाय 10 फीट का एक कमरा था। उसमें 146 अंग्रेज कैदी को रख दिया। और मौसम जो देखिए वो घटना जून में हो रहा था, 20 जून 1756 की बात है। तो जून आप लोग समझते हैं कि भारत में जून का महीना कैसा रहता है, खास करके उत्तर पूर्वी, तो इधर तो काफी गर्मी रहता है। तो ये गर्म मौसम में 18 गुना 10 फीट के कमरे में 146 लोग को रख दिया गया। और कहता है कि सफोकेशन से यानी दम फूलने से
वहां पे जितने अंग्रेज कैदी थे वो सभी मर गए सिवा 23 के। मात्र 23 लोग ही बच पाया 146 लोग में। बाकी सब जो है दम फूलने, सांस लेने की समस्या से वो छोटे कमरे में मर गया। और उस बचे हुए में से एक व्यक्ति हालवेल था जिसने कि इस घटना के बारे में कहा। तो काल कोठरी की घटना दोस्तों बार बार पूछता है, तो इसमें यह याद रखना है काल कोठरी की घटना कब घटा था, तो 20 जून 1756 को घटा था। अगर घटना के बारे में चर्चा किसने किया था, हालवेल नामक अधिकारी ने किया था, ठीक है। और कौन इसका जिम्मेदार है हालवेल की घटना पर, या तो मान के चलो हालवेल के कथनानुसार काल कोठरी की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, अभी तक विद्वानों में मतभेद, ठीक है। तो एक काल कोठरी की घटना एक प्रकार से कह सकते हो अंग्रेजों को अस्तबद्ध कर दिया था। अंग्रेज इस प्रकार से अस्तबद्ध हो गया था कि उसको अब कहीं न कहीं किसी न किसी उपाय से सिराजुद्दौला से बदला लेना ही लेना था, क्योंकि इस प्रकार का अपमान और इस प्रकार से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की हत्या को वो सह नहीं सक रहा था। तब उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया। कौन? अंग्रेज किसके अगेंस्ट में षड्यंत्र करना शुरू किया? सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में अंग्रेज षड्यंत्र करना शुरू किया। और आपको बता दें, आप लोग को जान करके लगेगा कि कितना बड़ा वो षड्यंत्र कर रहा था। तो इसी षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आपको मैं शुरू में बताया था कि शौकत जंग जो था उत्तराधिकारी का एक पात्र था जिससे संघर्ष सिराजुद्दौला का चल रहा था। षड्यंत्र स्वरूप कौन? शौकत जंग षड्यंत्र स्वरूप क्या किया? मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय उस समय था। कौन था? आलमगीर द्वितीय, जो कि नाम मात्र का शासक था। नाम मात्र का शासक से इन्होंने क्या किया? फरमान प्राप्त किया कि बंगाल का नवाब शौकत जंग हम है, न कि सिराजुद्दौला है। और उस फरमान को लेने में अंग्रेज भी उसको सहायता किया, क्योंकि सिराजुद्दौला से अंग्रेज का बन नहीं रहा था। इसलिए शौकत जंग क्या किया? एक नाम मात्र का राजा सम्राट, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से फरमान प्राप्त किया और उस फरमान के बल पर उन्होंने अपने आप को बंगाल का नवाब कहा। जब बंगाल का उन्होंने अपने आप को नवाब कहा तो स्वाभाविक बात है कि सिराजुद्दौला इस बात को सहन नहीं करता और सिराजुद्दौला और शौकत जंग का युद्ध हुआ मनिहारी के पास, मनिहारी बिहार में ये, ठीक है। तो मनिहारी का ये युद्ध हुआ। मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग हार गया और सिराजुद्दौला उसकी हत्या कर दिया। तो ये मनिहारी का युद्ध इंपॉर्टेंट है। मनिहारी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच में हुआ। एक बहुत ही स्पेशल बात आपको बताए, जनरली आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा कि शौकत जंग फरमान भी प्राप्त कर लिया था मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से, लेकिन मनिहारी के युद्ध में वो मारा गया। और इसी बीच अंग्रेज जो है षड्यंत्र करना नहीं छोड़ा। तो अंग्रेज जो है अपने षड्यंत्र को और भी बढ़ा किया, क्योंकि वो देख रहा था सिराजुद्दौला की शक्ति दिनों दिन बढ़ते जा रहा। ऐसे में बड़ा षड्यंत्र करना ही वो जो है बड़ा षड्यंत्र से ही वो सिराजुद्दौला को पराजित करने के लिए ठाना। और उस षड्यंत्र में देखिए अंग्रेज जो है षड्यंत्र करना शुरू किया और किसको किसको शामिल किया वो देखिए अपने तरफ। सबसे पहले ये मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का ही सेनापति था, उसको अपने पक्ष में कर लिया। मानिक चंद आपको बताए थे कि जब कलकत्ता जीता था तो मानिक चंद के हाथ में ही कलकत्ता छोड़ करके नवाब जो है मुर्शिदाबाद में वापस लौटा था, उसको भी अपने पक्ष में कर लिया। फिर अमीन चंद को अपने पक्ष में किया। अमीन चंद जो था बहुत बड़ा सौदागर था, बहुत बड़ा धनिक व्यापारी था कलकत्ता का, उसको अपने पास कर लिया। ये जगत सेठ बहुत बड़ा बैंकर था, इसको भी अपने पक्ष में किया। उसी प्रकार से बहुत ही नोबल फैमिली में आता था ये राय दुर्लभ और खादिम खां जो है सिराजुद्दौला के सेना में प्रमुख पद पर था। तो इस प्रकार से बड़े बड़े लोगों को अंग्रेज अपने पक्ष में कर लिया, ताकि कि आने वाले समय में जब सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ मुकाबला होगा तो ये षड्यंत्रकारी लोग अंग्रेजों को साथ देगा और सिराजुद्दौला निश्चित ही हारेगा।
तो यह षड्यंत्र रचना शुरू किया और अंग्रेज जो है अपने पक्ष में इन लोगों को साथ में मिला लिया। उसके बावजूद अंग्रेज को लगा कि एक शक्तिशाली सेना ही सिराजुद्दौला की सेना को हरा सकता है, इसलिए मद्रास से सेना को मंगाया। मद्रास में रेसिडेंसी में वहाँ पे क्लाइव था। क्लाइव जो है थल सेना का नेतृत्व करते हुए आया और जो है वाटसन नौसेना के साथ आया। नौसेना का नेतृत्व वाटसन कर रहा था और थल सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, और ओवरऑल अगर नेतृत्व पूछा जाए तो उस सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। तो आप देखिए क्लाइव और वाटसन दोनों जो है मद्रास से कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, कलकत्ता पहुँच गया, और पहले से षड्यंत्र रचे रखा था और अब इसको किसी भी हालत में सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करना ही था। अब जैसे ही मद्रास का सेना कलकत्ता उतरा, वह कलकत्ता को जीत गया, और कलकत्ता को जीतने के बाद वह अपनी स्थिति को काफी मजबूत बना लिया। अब नवाब को किसी भी सूरत में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि अंग्रेजी सेना से वो टक्कर ले पाएगा फिलहाल, और इस स्थिति में नवाब अलीनगर की संधि करने के लिए विवश हो गया। कौन सी संधि? अलीनगर की संधि करने के लिए विवश हो गया। यही 1756 ईस्वी की घटना है। तो अलीनगर की संधि जो है मजबूरी बस नवाब को अंग्रेजों के साथ करना पड़ा। तो उस संधि का कुछ शर्तें हैं, उसको देख लेते हैं, तब आगे का चीज हमको समझ में आएगा। प्लासी का जो, तो उसमें शर्तें क्या था? पहला शर्त था कि अपनी अपनी पोजीशन पर दोनों कायम रहेगा। आने की जो अंग्रेजों के अधीन है वो अंग्रेज के अधीन रहेगा, और जो नवाब के अधीन है वो नवाब के अधीन रहेगा। न तो अंग्रेज नवाब में इंटरफेयर करेगा और न तो नवाब अंग्रेज के काम में इंटरफेयर करेगा। और साथ ही साथ जो है नवाब नवाब का जो पद है उसका संरक्षण अंग्रेज भी करेगा, उसका वैल्यू अंग्रेज भी देगा। तो यह था स्थिति हो गया। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। दूसरे इसी में क्या किया अंग्रेजों ने, कई सारे फरमान और दस्तक जो है अंग्रेज ने सिराजुद्दौला से ले लिए ताकि भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सके। तो कई दस्तक और कई फरमान जो है अंग्रेज ने किससे? सिराजुद्दौला से लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि स्थिति अंग्रेजों की अच्छी थी अभी इस संधि के समय, न कि नवाब की। इसलिए नवाब को अंग्रेजों के सामने हर तरह से झुकना पड़ रहा था। तो कई फरमान और कई दस्तक जो अंग्रेज लिए मीर जाफर से। फिर क्या किए? उन्होंने बोला कि हम सिक्का भी ढाल सकते हैं यहाँ पे। अभी तक सिक्का ढालने का भी जो है वो जो है अधिकार प्राप्त कर लिया। कौन? अंग्रेज। किस संधि से? अलीनगर की संधि से। उसके बाद और क्या किया? तो जो किलेबंदी पर इन्होंने प्रश्न लगाया था, किलेबंदी को जो इसने रोका था, उससे भी आगे बढ़कर अंग्रेज ने कहा कि हम किलेबंदी करने का हमारे पास अधिकार रहेगा। और अब नवाब उसी स्थिति में नहीं था जो कि उसके बाद से वो बाहर जाए। तो देखिए, सिक्का ढालने की शक्ति, किला बनाने की शक्ति और फरमान इत्यादि लेने की शक्ति सब उसके पास आ गया। किसके पास? अंग्रेजों के हाथ में आ गया। और इतने साल से वो रुका नहीं, इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने ये बोला कि ये जो युद्ध हुआ है सब नवाब के कारण हुआ है, इसलिए नवाब हर्जाना देगा। हम मद्रास से लेकर के उतना दूर से यहाँ तक सेना लेके आए हैं, इतने सारे खर्च हुए हैं, तो खर्च का हर्जाना भी उससे लिया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अलीनगर की संधि नवाब के लिए ये अच्छा नहीं था और एक प्रकार से अपमानजनक संधि था। क्या क्या किया इसमें? अलीनगर के संधि में वो अथाह स्थिति रखा और ये बात तय करके रखा कि चलो ठीक है, नवाब का पद आपके पास रहेगा, लेकिन उसके बदले में क्या लिया? कई ढेर सारे फरमान, दस्तक, किलेबंदी करने का अधिकार, और साथ ही साथ जो है सिक्के ढालने का अधिकार, और हरजाना, और उसके बाद चंद्रनगर पर भी अंग्रेज जो है, जो फ्रांसीसी का बस्ती था, उस पर ये भी अधिकार जमा लिया। इस प्रकार से अलीनगर की संधि जो है वन साइडेड था। किसके पक्ष में था? अंग्रेजों के पक्ष में था। अब देखिए, यही अलीनगर का संधि जो है आगे चलकर के प्लासी युद्ध का कारण बनेगा। हालांकि प्लासी युद्ध का कारण कई कारण है, जिसमें कि
हम एक अलग चैप्टर में प्लासी युद्ध का कारण और परिणाम देखेंगे। आज पहले सबसे पहले खाली प्लासी युद्ध का घटना के बारे में हम समझ लेते हैं। तो कैसे हुआ प्लासी युद्ध प्रारंभ वो देखना है। अलीनगर की संधि से दोनों स्टेटस वो आंटे में था। अब क्या है, अंग्रेज इतने साल से रुका नहीं। 1757 ईस्वी में अंग्रेज क्या किया, चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया। चंद्रनगर क्या था हम बताए कि यह फ्रांसीसी बस्ती था जिसमें कि नवाब अपना अधिकार समझता था या फ्रांस के साथ उसका कुछ अलग रिलेशन था। वो उस बस्ती पे अंग्रेज आक्रमण करता है, किसमें, चंद्रनगर पर, और चंद्रनगर को अंग्रेज जीत जाता है, जो कि नवाब को अच्छा नहीं लगता है। और नवाब जो है उतावला हो जाता है इससे बदला लेने के लिए, किससे, अंग्रेज से बदला लेने के लिए। और यही वजह रहा कि कई कारणों के बाद ये तत्कालिक कारण को देखते हुए एक युद्ध हुआ, किसके बीच में, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध हुआ। वो कहाँ पे हुआ, पलासी नामक गांव में हुआ। पलासी नामक गांव जो है दोस्तों अभी वर्तमान में नदिया जिला में है। और ये पलासी नामक गांव जो है, पलासी जो है ये गंगा नदी के तट पर ही है। तो आप लोग से अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पलासी किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे होगा। कहाँ पे है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में अभी फिलहाल है। तो पलासी नामक जगह पर सिराजुद्दौला और अंग्रेज की सेना के बीच में युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला की सेना बड़ी थी जबकि अंग्रेजों की सेना छोटी थी, लेकिन युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित था। ऐसा क्यों, आप लोग सबको हम बताए हैं, क्योंकि अंग्रेज जिस समय युद्ध लड़ रहा था उन्होंने षड्यंत्र करके सारे उसके जो अमीर वर्ग और सारे बड़े अधिकारी इत्यादि को वो अपने पक्ष में कर लिया था। तो स्वाभाविक था कि युद्ध नहीं एक नुक्कड़ था। केम पन्नीकर कहता है कि युद्ध नहीं एक नुक्कड़ था। तो एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि युद्ध तो लड़ा ही नहीं गया, युद्ध का परिणाम पहले से ही तय था। क्योंकि सिराजुद्दौला के पक्ष से लड़ने वाला मीर जाफर, रायदुर्लभ और ये यार लतीफ खान, ये खुद ही अपना सेना को वापस मुड़ा दिया अपने ही सेना के तरफ, और हाथी जो है उसके जो है अपने ही सेना को कुचल डाला। और छोटी सी झड़प में जब सिराजुद्दौला पीछे के वो और मुड़ करके भागने की कोशिश किया, जान बचाने की कोशिश किया, तो उसकी भी हत्या जो है मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा कर दिया गया। तो इस प्रकार से सिराजुद्दौला पलासी के युद्ध में मारा गया। और वो पलासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 ईस्वी को। तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। अगर काल कोठरी का घटना याद रखिएगा तो भी 20 जून में हुआ था, 1756 में हुआ था। उससे कनेक्ट कीजिएगा तो 3 दिन बाद 23 जून और 1 साल बाद 1757। तो कनेक्ट करके देख लीजिए, काल कोठरी के घटना के 1 साल बाद और 3 दिन बाद, 1 साल 3 दिन बाद। तो इसको सब कनेक्ट करिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस युद्ध में और 2 चीज बात हम लोग सीखेंगे कि पलासी के युद्ध में पूछेगा कि कौन कौन सिराजुद्दौला का विश्वासघाती किया। तो षड्यंत्रकारी हम पहले बता चुके हैं, लेकिन युद्ध में प्रत्यक्ष था मीर जाफर जो सेनापति था, यार लतीफ जो सेना में था, और रायदुर्लभ प्रत्यक्ष रूप से इसके साथ विश्वासघात किया। और अमीन चंद जो हम आपको बताया कि सैन्य अधिकारी था, जिसके अधीन में कलकत्ता छोड़कर मुर्शिदाबाद गया था, अमीन चंद ही षड्यंत्र करने में सबसे बड़ा रोल निभाया था। उसके बारे में कभी हम लोग पढ़ेंगे, पलासी का युद्ध का कारण परिणाम तो डिटेल में बताएंगे कि अमीन चंद किस प्रकार से जो है एक फौर्जरी संधि भी करता है अंग्रेजों के साथ। ठीक है, तो विश्वासघाती के बारे में जानेंगे। और दूसरा जो है विश्वास पात्र, देखिए इसका ऐसा नहीं कि सारे लोग उसके विश्वासघाती ही थे युद्ध में, उसके लिए जान देने वाला भी लोग थे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला का विश्वासी व्यक्ति कौन था, तो वो था मोहनलाल और मीर मदान। वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपनी जान को निछावर कर दिया। जबकि दूसरे तरफ मीर जाफर कायर और दुष्ट जो कि अंग्रेजों का साथ दिया। इस प्रकार से पलासी के युद्ध ने यह तय कर दिया कि भारत पर जो है औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना अगर बड़े पैमाने पर करेगा तो वो अंग्रेजी है। क्योंकि यहाँ से बंगाल प्रांत चूंकि सबसे धनी प्रांत था, और यहाँ से जैसे ही इसको इस पर पकड़ आया तो इन्होंने अपना व्यापार और उपनिवेश दोनों को बड़े पैमाने पर फैलाना प्रारंभ कर दिया। तो इसका जो है पलासी का जो
परिणाम अगर देखेंगे तो बहुत व्यापक परिणाम हुआ। एक छोटी सी कंपनी अचानक से एक बहुत बड़ा कंपनी और बहुत शक्तिशाली बन गया भारत की धरती पर। तो आप देख लीजिए कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया और षड्यंत्रकारी संधि के अनुसार मीर जाफर को अगला नवाब बनाया गया। तो दोस्तों हम जो है आगे मीर जाफर एवं उससे बचे हुए जितने नवाब है उसको भी हम लोग आगे करेंगे। हमको लगता है, आशा है कि आप लोग को सिराजुद्दौला के बारे में जितनी घटनाएं हैं, कार्रवाइयाँ हैं इत्यादि और ये कालकोठी की घटना, प्लासी की घटना समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।